गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल दी गई है टिल 1 जून। देखो, पिछले कुछ दिनों से ईडी के द्वारा बोला जा रहा था कि किसी भी इंसान का ना कैंपेन करना फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। राइट। यहां पर एक्चुअल में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया उसमें उन्होंने ना कुछ बातें करी। एक तो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये करी अरेस्ट की टाइमिंग को लेकर कि देखो, ये जो केस है ये तो कहीं ना कहीं लगभग 2 साल से चल रहा है, अगस्त 2022 से। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कुछ ही दिन बाद। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे टाइमिंग को क्वेश्चन किया है। प्लस एट द सेम टाइम ये कहा गया है कि जनरल इलेक्शंस जो है ना, जो लोकसभा के इलेक्शंस है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। राइट। तो उसको भी ध्यान में रखकर यहाँ पे ये फैसला लिया गया है और ये एक तरह का टेम्परेरी रिलीफ इनको यहाँ पे दिया गया है। हालांकि देखो, कुछ जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसको क्वेश्चन भी किया कि अपने आप में ना एक काफी खराब प्रेसिडेंस भी सेट कर सकता है। आप पूछेंगे वो कैसे। देखो, जैसा कि सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी के द्वारा बोला गया कि देखिए, जब हम बात करते हैं ना अमृतपाल सिंह की, जिसके ऊपर एनएसए लगाया गया है, अब कल को वो भी जाके कह सकता है कि यार मुझे भी बेल दे दो क्योंकि मुझे इलेक्शंस के अंदर लड़ना है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो कहीं ना कहाँ पर हमें चेक्स एंड बैलेंस रखना होगा, किस पर्पस के लिए बेल दी जा सकती है, किस पर्पस के लिए नहीं दी जा सकती। क्या जनरल इलेक्शन इतने इंपॉर्टेंट है कि किसी को बेल दी जा पाए? जैसे फॉर एग्जाम्पल जहां पे बात मैं कर रहा था ना, जिनके ऊपर एनएसए लगा हुआ है, उनको भी क्या बेल दी जाएगी? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, वो एक अलग मुद्दा है, वो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। हम इंश्योर करेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कुछ ना आए। प्लस एट द सेम टाइम जो अरविंद केजरीवाल हैं वो कोई ऐसा थोड़ी है कि उनकी कोई क्रिमिनल केसेस की बहुत लंबी हिस्ट्री रही हो, ना उनके ऊपर कुछ ऐसे सीरियस एक्यूजेशंस होंगे। राइट। तो जब इस तरह की चीजें हैं तो उस केस में सारे मुद्दों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये फैसला लिया है कि इंटरिम बेल दी जा रही है टिल 1 जून। तो जैसे ही जून 1 को आपका लोकसभा का आखिरी फेज खत्म हो जाएगा, उसके अगले दिन यहाँ पर अकॉर्डिंगली वो वापस कस्टडी में चले जाएंगे। दोस्तों, डेट है आज की 11 मई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला दोस्तों जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है फुट रॉट डिजीज या फिर बकाने डिजीज के बारे में। देखो, लुधियाना के अंदर ना एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, पीएयू, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इनके द्वारा एक बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा एस्पेरम को डेवलप किया गया है जो कि कहीं ना कहीं फुट रॉट डिजीज को कंट्रोल कर पाएगा। देखो, मैं एक्चुअली आपको थोड़ा समझाता हूँ। आप सब लोगों ने ना बासमती चावल खाए होंगे। बासमती चावल अपने आप में बहुत बढ़िया होते हैं, अच्छा खासा इनका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है, इनकी स्मेल काफी अच्छी होती है, फ्लफी टेक्सचर होता है और एक अलग ही फ्लेवर होता है, एक्स्ट्रा लॉन्ग भी होते हैं। राइट। अब जो बासमती चावल है ना, इनको जीआई टैग भी मिल रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बस इन्हीं कुछ एरियाज के अंदर आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, वेस्टर्न यूपी, सिर्फ यहीं पर आप इसको कल्टीवेट कर सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम भारत अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी करता है, इंडिया इज द टॉप एक्सपोर्टर। राइट। अब ये चीजें आपको पता है, पर आप जानते हो यार, चावल को कई बार कुछ बीमारियां भी लग जाती हैं। राइट। किस अलग अलग तरह के और इंसेक्ट्स वगैरह यहाँ पे इसको खाने की कोशिश करते हैं। उसी में से ना एक क्या है, आपका एक पॉजिटिव एजेंट है, फुसेरियम वर्टिसलोडिस। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक तरह का पैथोजन है जो कहीं ना कहीं आपके प्लांट की रूट के इन्फेक्ट कर देता है। एंड अकॉर्डिंगली जो आपकी सीडलिंग होती है, मान लो अगर वो इन्फेक्टेड है, वो कहीं ना कहीं उसका रंग येलोइश पड़ जाता है एंड बाद में वो धीरे धीरे ड्राई होकर वो डेथ हो जाती है उस पर्टिकुलर, यहाँ पे जो मैं चावल की बात कर रहा हूँ। राइट। तो इस चीज को बोलते हैं फुट रॉट डिजीज या फिर बकाने डिजीज। अब आप पूछेंगे सर ये अच्छा डिजीज तो है जिससे कहीं ना कहीं बासमती राइस हमारा इफेक्ट होता है, तो क्या कोई तरीका हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है जिसके माध्यम से हम इस बीमारी को रोक पाए? द आंसर इज देयर आर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तरीका तो ये है कि कहीं ना कहीं हमारे जो भी सीडलिंग है ना, हम इंश्योर करें कि हम उसके अंदर मतलब जो सीड्स वगैरह हैं वो डिजीज फ्री हों। अगर कुछ सीडलिंग इन्फेक्ट हो चुकी है उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें। इसके अलावा ना हमारे किसानों की कोशिश ये रहती है कि जो हम सीड्स को सो करें वो जून के महीने के अंदर सो करें एंड ट्रांसप्लांट करें जुलाई के अंदर। एक्चुअल में क्या है ना, देखो, अब जैसे मई का महीना चल रहा है, मई में थोड़ी ज्यादा गर्मी होती है, जून और जुलाई में ना थोड़ी बारिशें वगैरह स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा मौसम में थोड़ा सा ना उतनी गर्मी नहीं रहती, मतलब होती है गर्मी, बट कंपैरेटिवली अगर आप बात करो तो जो एंड ऑफ मई है वो ज्यादा गर्म रहता है। अब ऐसे केस में ना जब गर्मी ज्यादा होती है उससे कहीं ना कहीं बीमारियां जो इस तरह से हैं, जो डिजीज है वो ज्यादा फैलती है आपके चावल के अंदर। तो कोशिश ये रहती है कि थोड़ा सा लेट इसको यहाँ पे इस तरह से ट्रांसप्लांट किया जाए और सो इसको थोड़ा लेट किया जा पाए। इसके साथ ही साथ जो आपकी फील्ड्स वगैरह हैं जहाँ पे नर्सरी सेटअप करी जाती है, उसको इंश्योर किया जाता है कि वहाँ पे
वेल ड्रेन्ड हो, प्रॉपर इरिगेशन हो, तो उससे भी आपका फुट रॉट डिजीज फैलने का खतरा कम रहता है। प्लस एट द सेम टाइम कुछ पेस्टिसाइड या कुछ फंजीसाइड यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जैसे आप नोटिस कर पाओगे स्प्रिंट 75 WS। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम भी यहाँ पे यूज किया जाता है। पर ये सब क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं। और केमिकल ट्रीटमेंट्स आप इस तरह से करोगे, उससे आप कहीं ना कहीं इनको तो मार दोगे, बट एट द सेम टाइम हम जो कंज्यूम करेगा, जो इंसान कंज्यूम करेगा, उसको दिक्कत हो सकती है, एंड आपकी फसल के लिए भी, अपनी सॉइल के लिए भी थोड़ा हार्मफुल है। तो इसका फाइनली तरीका क्या निकाला गया है? तरीका निकाला गया है ये बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा एस्पेरलम, जिसको पीएयू लुधियाना के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पर जो दिक्कत आती थी केमिकल्स की, वो भी नहीं होगी, क्योंकि एक तरह का क्या है, ये नॉन केमिकल ऑल्टरनेटिव यहाँ पे ऑफर कर रहा है। प्लस फूड सेफ्टी के लिए अच्छा है, एंड डिजीज मैनेजमेंट के अंदर भी यहाँ पे हमारी मदद कर देगा। तो आई होप ये फुट रॉट डिजीज या बकाने डिजीज क्या है, ये आपको चीज समझ आ गई होगी। अगला एक बिल्कुल छोटा सा ही अपडेट आपको देना था। जब हम बात करते हैं ना इंडस्ट्रियल आउटपुट की, इंडस्ट्रियल आउटपुट थोड़ा स्लो हुआ है मार्च के अंदर, ग्रो 4.9%। एक्चुअल में ना आप जानते होंगे आईआईपी के बारे में। आईआईपी होता है हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, राइट, और इसको रिलीज किया जाता है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पाओगे ना, तो इसकी जो ग्रोथ रेट थी वो फरवरी के महीने में तो 5.6% हुई थी, पर जब हम बात करते हैं मार्च महीने का आंकड़ा, तो वो हमारे पास थोड़ा सा कम आया है, 4.9%। अब आप जानते होंगे इसके अंदर आईआईपी के अंदर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, हम बात करते हैं माइनिंग की, एंड साथ साथ बात होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की। तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ तो हमें ये देखने को मिली है, ठीक है ना। आप यहाँ पे नंबर्स देख सकते हो, हालांकि उतना आपको याद नहीं रखने, क्योंकि ये नंबर्स तो चेंज होते रहते हैं, बट दीज थिंग्स आर देयर। और मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, आप जानते होंगे 77%, वो ग्रो किया है लगभग 5.2% के ग्रोथ के साथ। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज राइतु भरोसा स्कीम। देखो एक्चुअल में ना तेलंगाना में ना एक बहुत ही फेमस स्कीम है, और ये काफी लंबे टाइम से चली आ रही है, जिसका नाम है राइतु बंधु स्कीम, राइट। फिर इसका नाम बाद में बदलकर राइतु बंधु से राइतु भरोसा स्कीम हो गया। अब आप पूछेंगे स्कीम है क्या? देखो इसको ना आप फार्मर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम के नाम से भी जानते हो। 2018-19 के खरीफ सीजन से यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे आप लोग ना देखते हैं यार, पीएम किसान, ये तो पक्का पढ़ा होगा ना आपने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जहां पर आप जानते हो कि 2-2 हजार की 3 किस्तें मिलती है साल में, टोटल 6,000 रुपया मिलता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ना आपके राइतु बंधु स्कीम की, तो ये तेलंगाना के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। यहां पर आप नोटिस करो, हालांकि आंध्रा में भी है ऐसी स्कीम ही, तो 5,000 रुपए की यहाँ पे ग्रांट दी जाती है पर एकड़ पर फार्मर ईच सीजन के लिए फॉर द परचेज ऑफ इनपुट। समझे इस बात को? ये तो अलग स्कीम है प्रधानमंत्री किसान, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। जब मैं बात करता हूँ राइतु बंधु की, यहाँ पर 5,000 रुपए की ग्रांट दी जाती है पर एकड़ पर फार्मर के लिए। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई भी कैप नहीं है एकड़ के ऊपर, एंड ज्यादातर जो किसान होते हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो होना क्या चाहिए, तेलंगाना स्टेट के फार्मर होने चाहिए, उनके पास एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, एंड सारे फार्मर्स इस तरह से यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। पर आपके जो कमर्शियल फार्मर्स हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, या फिर जो फार्मर्स रेंटल या फिर टेनेंट फार्मिंग के ऊपर निर्भर हैं, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते इस स्कीम के कॉरस्पॉन्डिंग। अब हुआ पता क्या है? हुआ दरअसल ये है कि तेलंगाना के आप चीफ मिनिस्टर जानते हो रेवंत रेड्डी जी, अभी कुछ ही टाइम पहले वो चीफ मिनिस्टर बने, राइट। अब उन्होंने क्या किया, अभी रिसेंटली ना एक रैली के अंदर बात कर दी कि हम क्या करेंगे, ये जो राइतु भरोसा का जो पैसा था, अभी आने वाले दिनों के अंदर हम किसानों के खातों में डाल देंगे। अब इससे दिक्कत क्या होगी? देखो दिक्कत ये होगी कि अभी ना 13 मई को, यानी कि आज 11 है ना, परसों परसों यहाँ पे चौथे फेज के हमारे लोकसभा इलेक्शन है, राइट। अब इलेक्शन से पहले इस तरह की जस्ट, और पहले नहीं जस्ट पहले 1-2 दिन पहले अगर ये चीज होंगी, तो कहीं ना कहीं देखो इससे इलेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई साहब, ये हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। आपने पब्लिकली बोला है कि आप आने वाले दिनों में इस तरह से पैसा डिसबर्स करोगे, ये कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि आप अगर इस तरह की एक्टिविटी करोगे, उससे किसानों का मन हो सकता है आपकी तरफ चला जाए, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर राइतु भरोसा के अंतर्गत जो असिस्टेंस दी जानी थी, उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। कब तक? 13 मई तक। अब अगर किसानों के जेब में पैसा जाएगा, वो 13 मई के बाद ही जाएगा। और ऐसा भी नहीं है, देखो इतना टाइम था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि आप पहले क्यों नहीं डाल सकते थे, या फिर नॉर्मली जो हर साल राइतु भरोसा की असिस्टेंस जाती है, वो जाती है आपकी सितंबर अक्टूबर के महीने के अंदर, तो आपको इतनी क्या जल्दबाजी है? ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बोला, एंड इस वजह से इसके ऊपर
13 मई तक, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक यहाँ पे रोक लगी रहेगी इस पर्टिकुलर स्टेट स्कीम के ऊपर। दोस्तों आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा विडल टेस्ट या वाइडल टेस्ट के रिगार्डिंग है। देखो एक्चुअल में बात करते हैं, जब हम बात करते हैं टाइफाइड की, टाइफाइड को आप एंट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हो। ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो आपकी बॉडी और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर स्प्रेड हो सकता है। अब टाइफाइड आप जानते होंगे कि कंटेमिनेटेड फूड हो गया, वाटर हो गया, उससे फैलता है। एंड जो आपका साल्मोनेला टाइफाई होता है उससे फैलने का इसका देखने को मिल जाता है, जो कि क्या है, एक बेसिकली बैक्टीरिया है जिससे साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग आपको हो सकती है। अब टाइफाइड के केसेस तो दुनिया भर में हमें देखने को मिलते ही हैं। एंड अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो हर साल लगभग 90 लाख लोगों को ये डायग्नोस होता है एंड लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की यहाँ पे इससे मृत्यु होती हुई हमें देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, एक 2023 की एक स्टडी थी जिसने ये बात पाई कि जब हम बात करते हैं ना पर 1 लाख चाइल्ड ईयर्स, मतलब चाइल्ड ईयर का मतलब होता है कि एक चाइल्ड को अगर आप 1 साल तक फॉलो करो, यानी कि अगर आप इस तरह 1 लाख चाइल्ड ईयर्स देखोगे ना, तो उसमें जो केस बर्डन आएगा वो लगभग 500 से 1000 के बीच में एक नंबर हमें देखने को मिलता है अप्रोक्सीमेटली इन अर्बन एरियाज। एंड उस तरह से आप नोटिस कर पाओगे, कुछ पुणे के अंदर इन्होंने कुछ और स्टडी करी तो उसमें 35 देखा गया। तो ये कुछ चीजें इनके द्वारा यहाँ पे पाई गई कि इस तरह से ये बर्डन कैसे अर्बन एरियाज में भी अच्छा खासा फैलता हुआ देखने को मिल जा रहा है। अब यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि कैसे इसके अंदर आपको हाई फीवर, स्टमक पेन, वीकनेस और बाकी सारे सिम्टम, जैसे आपको उल्टी आना, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये सारे देखने को मिल जाते हैं। कई बार कुछ लोगों को कुछ सिम्टम ही नहीं आता, राइट, एंड बट उनका जो स्टूल वगैरह होता है उसके अंदर वो बैक्टीरिया को शेड करते रहते हैं। अब ऐसे केस में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमारे पास ना एक प्रॉपर टेस्ट हो जो बता पाए कि क्या उस बंदे को टाइफाइड है या नहीं है। अब इंडिया में जो हम टेस्ट यूज करते हैं ना, वो मेजरली कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, वाइरल टेस्ट, ताकि टाइफाइड को डिटेक्ट किया जा पाए। अब ये टेस्ट काम कैसे करता है, देखो आप जानते होंगे जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी को एंटर करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज को बनाती है, राइट। अगर देखो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा कि कहीं ना कहीं क्या है, हमारी बॉडी के अंदर वो चीज एग्जिस्ट करती है, वो एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आ चुका होगा। तो वाइरल टेस्ट में दरअसल में इन्हीं एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है एंड उसके हिसाब से हमें एक आइडिया लगता है कि क्या हमें टाइफाइड हुआ था, मतलब ये हुआ है या नहीं। ठीक है, तो दिक्कत क्या आ रही है सर, दिक्कत ये आ रही है कि इस वाइरल टेस्ट की ना एक्यूरेसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं आज के समय। बाकी देशों ने तो ना वाइरल टेस्ट को इतना ज्यादा खराब माना है कि उन्होंने अपने यहाँ इसको यूज करना ही बंद कर दिया है, पर इंडिया में अभी भी हम इस टेस्ट को काफी मैसिव लेवल के ऊपर यूज कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे सर क्या दिक्कतें आ रही हैं इस टेस्ट के रिगार्डिंग। देखो पहली बात ये बताओ कि एंटीबॉडीज को यहाँ पे क्वांटिफाई किया जा रहा है कि भाई इतने से कम एंटीबॉडीज होंगी तो आप में टाइफाइड है नहीं है, अगर इससे ज्यादा होंगी तो टाइफाइड है। ये जो नंबर है, ये नंबर ही अलग अलग सर्वेस के हिसाब से या अलग अलग आपकी एजेंसीज के हिसाब से अलग अलग दिया जाता है, ठीक है ना। अलग अलग मेडिकल एक्सपर्ट्स बोलते हैं ये अलग अलग नंबर। पहली दिक्कत तो ये, और ऊपर से एक बार वाइरल टेस्ट हो गया उससे कंफर्म नहीं होता, आपको दूसरी बार फिर से वाइरल टेस्ट करना पड़ता है, फिर जाके कुछ हद तक कंफर्मेशन आती है। प्लस आपके फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से एक्यूरेसी के कंसर्न की वजह से कहीं ना कहीं वाइरल टेस्ट क्वेश्चन मार्क उठ गया है इसके ऊपर। एंड हो सकता है आने वाले समय के अंदर हम इसको किसी और बेटर टेस्ट के साथ रिप्लेस करें। तो ये वाइरल टेस्ट ध्यान में रखिएगा, दिस इज रिलेटेड टू टाइफाइड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स $5 लाख टू यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड। देखो भारत ना, आप जानते होंगे कि टेररिज्म को लेके काफी हम हमारा स्टैंड अपने आप में बहुत फर्म है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे कि इस फंड को हम ऑलरेडी भी पैसा देते रहे हैं एंड अब जाके टोटल जो पैसा हमने दिया है दैट हैज बिकम $2.55 मिलियन। जब 2022 में काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पर हमने ये कंट्रीब्यूशन को बताया भी था। अब होता क्या है ना, इस फंड की इंपॉर्टेंस इसलिए बन जाती है क्योंकि जो भी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन होते हैं, जैसे काउंटरिंग फाइनेंस ऑफ टेररिज्म, काउंटरिंग टेररिज्म ट्रेवल प्रोग्राम, ये सबको हम यहाँ पे फंड देते हैं एंड जिसके बेसिस के ऊपर आपके टेररिज्म को रोकने के अंदर एंड अकॉर्डिंगली टेररिस्ट के ट्रेवल को रोकने के अंदर बहुत सारी मदद मिलती है। यहाँ पर ना एक काउंटर टेररिज्म कमेटी का भी जिक्र इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में हुआ क्या था आप जानते होंगे, 9/11 अटैक्स आप बिल्कुल आपको याद भी होंगे। 2001 के अंदर जब ये अटैक हुए थे तो उस समय यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी, काउंटर टेररिज्म कमेटी, सीटीसी। ये बनाई गई थी किसके द्वारा, आपकी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके द्वारा। इसके अंदर जो आपके 15 मेंबर्स होते हैं ना सिक्योरिटी काउंसिल के, वही इसके मेंबर होते हैं। जैसे आप जानते हैं ना, 5 परमानेंट और 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो उनके द्वारा यहाँ पे एक कमेटी बनाई जाती है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि
रेजोल्यूशन 1373 के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटजीज बनाई जाएं, लॉ एनफोर्समेंट कैसा हो, लीगल इश्यूज, ह्यूमन राइट्स, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को कैसे रोका जाए, ये सारे अलग अलग मैंडेट इसके अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। तो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को टैकल करना, ये सारे पर्पज यहाँ पे रहते हैं। एंड इस तरह से जो काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है उसका फोकस भी यही रहता है कि कैसे जो फंडिंग है उसको यहाँ पे रोका जा पाए। तो इंडिया ने भी यहाँ पर आप नोटिस करोगे $5 लाख यहाँ पे कंट्रीब्यूट करे हैं इस पर्टिकुलर फंड के रिगार्डिंग, ताकि जो भी टेररिज्म की बातें हैं हम उनको यहाँ पे रोक पाए एंड ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के अंदर हम भी अपना अच्छे से सहयोग दे पाए। बाकी यूनाइटेड नेशन की बात करें तो टेररिज्म को डिफाइन करता है ऐसा एक क्रिमिनल एक्ट जो कहीं ना कहीं जनरल पब्लिक के अंदर टेरर की भावना को लेकर करा गया हो, एंड जो भी उनकी फिलॉसफीज हो सकती हैं, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, रेशियल, एथनिक, रिलीजियस, ये सारी कुछ भी हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं आम जनता के अंदर एक तरह की टेरर की भावना को यहाँ पे वो लेकर आता है, उसको हम टेररिज्म बोलते हैं। बाकी यूनाइटेड स्टेट नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आप 1945 के अंदर यूएन के एक ऑर्गन की तरह इसको एस्टेब्लिश किया गया था। टोटल 6 ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक है, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोसॉक हो गया आपका, आईसीजे हो गया एंड आपका सेक्रेटरीट, ये डिफरेंट 5 अदर मेंबर्स आपको या ऑर्गन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स आपके न्यूयॉर्क के अंदर, एंड फोकस इसका रहता है कि कैसे दुनिया भर में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा पाए। P5 मेंबर्स आप जानते होंगे, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। बाकी के जो आपके 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको 2 साल की टर्म के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उनके पास वीटो होती है, जो कहीं ना कहीं वीटो का इस्तेमाल करके किसी भी रेजोल्यूशन को वो ब्लॉक कर सकते हैं। एंड हर महीने सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी रोटेट करती रहती है। देखो एक हमारा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक नेशनल सिंपोजियम एंड इंडस्ट्री मीट हुआ ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर। अब यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पॉइंट ये आर्टिकल आपके लिए नहीं है, पर यहाँ पर बात जो हुई है ना वो ये हुई है कि कैसे कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भरता या फिर सेल्फ रिलायंस को हम यहाँ पे और इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि आपके डीआरडीओ तो था ही था, डीआरडीओ के अलावा इंडस्ट्री, एकेडमिया, प्लस एट द सेम टाइम आपकी आर्म्ड फोर्सेस, ये सब यहाँ पे मिले। 2 दिन का ये इवेंट हुआ। उसके अंदर हमने बात करी कि यार हमारे यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या कमियां देखने को मिल रही हैं, एंड प्लस क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हुए कैसे उन कमियों को ठीक कर सकते हैं। ये सारा फोकस रहा यहाँ पे इस 2 दिन के जो आपका जो नेशनल सिंपोजियम एंड इंडस्ट्री मीटिंग हुई। तो डिफेंस सेक्रेटरी ने भी यहाँ पे यही सारी बातें करी हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें आने वाले समय में करनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि जो इंडस्ट्री मीट थी इनके द्वारा अटेंड करी गई, एंड इसको यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज किया गया दैट वाज बाय डीआरडीओ। यहाँ पर फोकस ये किया गया कि आर्म फोर्सेस को ये सारे लेटेस्ट वेपन्स और इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं। उसी तरह से आपके प्राइवेट सेक्टर को फोकस करना होगा कि कैसे कहीं ना कहीं बॉर्डर एरियाज के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और भी बेहतर कर सकते हैं। साथ में अगर आप नोटिस करोगे तो समय के ऊपर कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिए जा पाए, कैसे इंडस्ट्री और एकेडमिया साथ में मिलकर हमारी वर्कफोर्स की स्किल्स को और इन्हेंस कर सकते हैं, ताकि जो टेक्नोलॉजी है उसको अच्छे प्रोडक्ट्स के अंदर भी हम कन्वर्ट करें। दिस वॉज द फोकस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि एक इंडस्ट्री मीटिंग हुई दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डीआरडीओ इन न्यू दिल्ली। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था स्नेक आइलैंड के बारे में। देखो यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर नोटिस कर भी पाओगे, ये रही स्नेक आइलैंड की लोकेशन, ये आपको ब्लैक सी के अंदर देखने हुआ मिल जाएगा। देखो स्नेक आइलैंड तो इसका डेफिनेटली नाम है ही है, इसके अलावा इसको सरपेंट आइलैंड या फिर इवन जिमनी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में क्या है ना, ये देखो ये रहा आपका यूक्रेन। अब रशिया यूक्रेन का क्राइसिस तो बहुत लंबे टाइम से चल ही रहा है। तो ये एक एरिया था जहां पर आपको रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ लड़ाई देखने को मिली थी। ठीक है, एंड यूक्रेन ने काफी सारे एरियाज में यहाँ पे रशिया को पीछे भी फेंक दिया था। तो ये आप नोटिस कर सकते हो कि ब्लैक सी के अंदर आपको ये आइलैंड देखने को मिल जाएगा। इसको ना एक्स शेप्ड आइलैंड भी बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअल में इस आइलैंड की जो शेप है वो एक्स के फॉर्म की शेप की ही है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट जो नोटिस करोगे डेन्यूब रिवर के बारे में। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये आइलैंड जो है डेन्यूब रिवर के माउथ के बिल्कुल पास में है। डेन्यूब रिवर दरअसल में ना यूरोप की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। सर तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट या सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, वो आपकी वोल्गा देखने को मिल जाती है।
वोल्गा रिवर के बाद जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है वो आपकी डेन्यूब रिवर है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग स्नेक आइलैंड जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अब आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा लेक टिटिकाका के बारे में। काफी न्यूज में ये भी रही है लेक, तो इसके आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आज का आपका होमवर्क ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ये 3 चीजों का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने कुछ जो आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, ये आपका वर्ल्ड बैंक नहीं बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यहाँ पे इसको रिलीज करता है। तो पहला आपका गलत हो गया। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर कह रहा है कि 20 फिक्स्ड मेंबर्स होते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया था यहाँ कोई फिक्स्ड मेंबर्स या नंबर ऑफ स्टाफ नहीं होता, ये समय समय के साथ रिकॉन्स्टिट्यूशन के साथ बदल सकते हैं। एनपीसीआई की बात करें तो बिल्कुल आपका आरबीआई और आईबीए इन दोनों का ही ये इनिशिएटिव आपको देखने को मिलता है। तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा आज का आपको होमवर्क पहला तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है मनी मल्टीप्लायर के बारे में, ये आंसर मुझे आप कमेंट से बता सकते हो। एंड दूसरा आपका एनवायरनमेंट का रहेगा आईयूसीएन और साइट्स के बारे में। तो ये 2 सवालों का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। कल मैंने आपको कुछ जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला था कि टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। देखो आप लोगों ने ना लैप्स रेट के बारे में जानते होंगे आप लोग, राइट, कि किस तरह से जैसे जैसे आप हाइट के साथ ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर में कमी आती है। यहां पर आप नोटिस करो, पहले आप एक बार स्टेटमेंट 2 पढ़ो। स्टेटमेंट 2 कह रही है देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमोस्फेयर। देखो जब हम बात करते, जैसे मान लो वाटर वेपर की बात करते हैं, तो आप जानते होंगे कि ट्रोपोस्फेयर जब लोएस्ट में होते हैं ना, वहां पर वाटर वेपर ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। एंड जैसे जैसे आप हाइट के साथ ऊपर जाते हो तो रैपिडली कम होते हैं। तो भैया ज्यादा नहीं होता, ये उल्टा आपका लिखा हुआ, तो सेकंड तो आपका बिल्कुल गलत हो गया, राइट। अब बचा ए और सी के बीच में। अब पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम अर्थ सरफेस। एंड तीसरे की जो बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। यस, जैसे जैसे आप हाइट के साथ ऊपर जाते हो ना तो एयर डेंसिटी कम होती रहती है, इससे कहीं ना कहीं आपका टेम्परेचर भी कम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी था ना, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 ओनली, दैट बिकम्स द राइट आंसर। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था रेयर अर्थ मेटल्स के रिगार्डिंग। देखो यहाँ पर भी कुछ हिंट आप पकड़ने की कोशिश कर सकते हो। जैसे सेकंड की बात करो, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि यार देखो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली को छोड़ के ये एलिमेंट्स कहीं भी और किसी भी कंट्री के अंदर फाउंड नहीं किए जा पाते। बिल्कुल बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इवन इंडिया के अंदर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सेकंड गलत है, बाकी दोनों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट थे। 1 एंड 3 ओनली, हाँ बिल्कुल इसको आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए यूज करते हो। एंड चाइना ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 ओनली इज द राइट आंसर। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऑफिशियल पर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।